इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वीएस नायपॉल की लाइफ को डिस्कस करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इन्होंने 30 के आसपास नोवेल्स लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट नोवेल्स के बारे में आपको बताऊंगा और जो अवार्ड्स इनको मिले हैं, खासतौर पर नोबेल प्राइज विनर थे ये दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में हम लोग वीएस नायपॉल की लाइफ और इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को तो इनका फुल नेम भी नहीं पता। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद में और इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। ओवर सम 50 ईयर्स, 50 सालों के अंदर इन्होंने मोर देन 30 बुक्स को पब्लिश करवाया, जो कुछ तो फिक्शन थी, कुछ नॉन फिक्शन थी। एट द एज ऑफ 18 नायपॉल ने ट्रैवल किया था इंग्लैंड में और इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्टडी किया था। 1953 में इनको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलती है और वहीं इंग्लैंड में ये रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका यहाँ ट्रैवल करते रहते हैं। कुछ टाइम के लिए दोस्तों इन्होंने बीबीसी के लिए भी काम किया था एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। उस टाइम पर इन्होंने खुद को पूरी तरह से अपनी राइटिंग के लिए झोंक दिया था। इनके वर्क्स के अंदर आपको नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज ज्यादा मिलेगी, लेकिन नॉन फिक्शनल वर्क्स के अंदर डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगी दोस्तों। का फर्स्ट वर्क आया था 1957 में, द मिस्टिक मैसर। फिर 1961 में इनका आउटस्टैंडिंग वर्क आता है, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट था दोस्तों, वो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मॉडल लिया था अपने फादर से इंस्पिरेशन लेकर। जब इनको हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास से एक बड़ी सक्सेस मिली, फिर उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बढ़ा लिया, अपना ज्योग्राफिकल और सोशल पर्सपेक्टिव बढ़ाकर कुछ वर्क्स लिखना शुरू किया पेसिमिज्म के ऊपर, जैसे गोरिल्लास। 1975 का वर्क था दोस्तों, अ बैंड इन द रिवर। ये 1979 का वर्क था। अपनी ट्रैवल बुक्स और डॉक्यूमेंट्री वर्क्स में इन्होंने इंडिया को शामिल किया है। फिर इनका वर्क आता है अमॉन्ग द बिलीवर्स, 1981 का वर्क था, और बियॉन्ड बिलीफ 1998 का वर्क था। दोस्तों एक एक करके सारे वर्क्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लिटरेरी प्राइज़ मिले इनको, जैसे बुकर प्राइज़ 1971 का, और टीएस एलियट अवार्ड भी मिला था इनको क्रिएटिव राइटिंग इन 1986 में, और 1990 में इनको क्वीन एलिजाबेथ II ने नाइट की उपाधि दी थी दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इनके फर्स्ट वर्क को डिस्कस करते हैं, द मिस्टिक मैसर 1957। दोस्तों ये एक गणेश नाम के कैरेक्टर की कहानी है, जो एक फ्रस्ट्रेटेड राइटर है, जो बाद में एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाता है। दोस्तों मैसर का मतलब होता है मालिश करने वाला, जो मालिशिया होता है ना हमारे यहाँ पर। उसके पास में एक टैलेंट था जो वो मालिश करके लोगों के दर्द मिटा देता था। कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है इस नोवेल के अंदर वीएस नायपॉल ने। और उस टाइम पर त्रिनिदाद में 1940s के टाइम पर जो इंडियंस की स्थिति थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताई है। एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट था, उसके अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई है अपने करियर को लेकर। बहुत ही कमाल की नोवेल है, आपको पढ़नी चाहिए। फिर 1957 का इनका वर्क है द सफरेज ऑफ एल्विरा। ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा हुआ वर्क है। ये कहानी भी त्रिनिदाद में ही सेट है दोस्तों। ये कहानी आपको कॉलोनियल त्रिनिदाद के बारे में बताती है। उस टाइम पर जो ब्रिटिश कंट्रोल था त्रिनिदाद पर, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन सब रहते थे। कितने सारे कल्चर्स वहाँ पर, मल्टी कल्चरिज्म था वहाँ पर, बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रहते थे। और वोट्स के ऊपर ये कहानी है, मतलब मुस्लिम वोट्स के लिए बख्श नाम का एक कैरेक्टर है, वो खड़ा होता है। चितरंजन जो है वो हिंदू वोट्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद में इनका मास्टरपीस वर्क आता है हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास 1961 में। ये नोवेल कुछ हद तक कॉमिक है, कुछ मेलोड्रामेटिक है, कुछ ट्रेजिक है, हर टाइप का इमोशन है इसके अंदर। तो ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि एक इंडियन आदमी की कहानी बताती है कि त्रिनिदाद में उसको कैसे सफ़र करना होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए। एक घर बनाना कितना चैलेंजिंग टास्क होता है एक इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ में। जनरली इस कहानी को वीएस नायपॉल की ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये अपने फादर की कहानी बताते हैं। और इस कहानी में जो कैरेक्टर है आनंद, जो कि मिस्टर बिस्वास का बेटा होता है, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं नायपॉल उस कैरेक्टर के ज़रिए। ये मोहन बिस्वास नाम के एक आदमी की कहानी है, जो एक पुअर इमिग्रेंट फैमिली से आता है, हिंदू फैमिली से, जिसको पंडित ने पैदा होने से पहले ही बोल दिया था कि ये गलत घड़ी में पैदा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करेगा। और दोस्तों इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गोल था कि सबको गलत साबित करके अपना एक घर बनाना है। तो इस नोवेल को मॉडर्न लाइब्रेरी की लिस्ट जो थी 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई नोवेल्स की 20th सेंचुरी में, उसमें 72 नंबर की रैंकिंग मिली थी। और टाइम्स लिस्ट में 100 बेस्ट
इंग्लिश लैंग्वेज की नोवेल्स में 1923 से 2005 तक इसको जगह मिली थी। तो ये बहुत ही फेमस नोवेल थी, बहुत इमोशनल नोवेल है दोस्तों। कई जगहों पर मार खाता है मोहन विश्वास, कई जगहों पर बेइज्जत होता है और आखिरकार वो साबित करता है अपना घर खरीद कर कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। आखिर वो अपने खुद के घर में मरा, चाहे कैसा भी घर खरीदा उसने, लेकिन मरा वो अपने घर में। बॉल ने खुद कहा था कि ये नोवेल मेरे दिल के सबसे करीब है आज तक जितनी भी नोवेल्स मैंने लिखी। 1963 का वर्क आता है मिस्टर स्टोन एंड द नाइट्स कंपेनियन। 1963 का वर्क था दोस्तों। ये कहानी है मिस्टर स्टोन नाम के एक बंदे की जो लंदन में अकेला रहता हुआ एक्सकल कॉरपोरेशन में एक लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा था। जब वो रिटायर होने वाला होता है तो एक विडो से शादी कर लेता है, मिसेस स्प्रिंगर। के बाद वो एक वेलफेयर स्कीम निकालता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, द नाइट्स कंपेनियन। ऐसा कहा जाता है कि इस नोवेल को लिखते वक्त इनके दिमाग में ज़रूर ऑस्कर वाइल्ड थे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद द मिमिक मैन 1967 का वर्क, जो कि इसाबेला में रहने वाले रैल्फ सिंह नाम के एक वेस्ट इंडियन पॉलिटिशियन की कहानी बताता है ये वर्क। के बाद हम बढ़ते हैं 1975 के वर्क गोरिल्लास की तरफ। ये जो नोवेल है उन्होंने लिखी है कॉलोनियलिज्म पर और रेवोल्यूशन पर। इस नोवेल के बारे में एक चीज़ आप नोट कर लो कि ये माइकल एक्स नाम के एक बंदे की कहानी है जो त्रिनिदाद में एक रेवोल्यूशनरी था। उनका इंपॉर्टेंट वर्क है अ बैंड इन द रिवर 1979 का वर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉलोनियलिज्म की तरफ और अपना पर्सपेक्टिव बहुत वाइड कर रहे थे, तो ऐसे ही वर्क्स पर लिख रहे थे। ये वर्क भी इसी चीज़ से डील करता है। नेक्स्ट है दोस्तों द एनिग्मा ऑफ अराइवल। नोवेल के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इस नोवेल का जो टाइटल है वो एक सरेलिस्ट पेंटर थे जॉर्जियो डी कैरेको, उनकी सरेलिस्ट पेंटिंग से लिया गया है। और इस नोवेल का इंट्रोडक्शन लिखा है हार्वर्ड की प्रोफेसर और ऑथर माया जेसनॉफ ने। एक और नोवेल है 1994 की अ वे इन द वर्ल्ड। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ट्रैवल राइटिंग है। को 9 सेक्शंस में बांटा है इन्होंने, इस चीज़ को ध्यान रखना। 2001 की नोवेल हाफ अ लाइफ। दोस्तों इसके अंदर एक कैरेक्टर है विली सॉमरसेट चिल्ड्रन, और ये जो कैरेक्टर का नाम आया है एक इंग्लिश राइटर सॉमरसेट मॉम से आया है। आपको पता होगा विलियम सॉमरसेट मॉम एक राइटर थे इंग्लिश के, उनसे आया है। 2004 में लिखा वर्क मैजिक सीड्स, जो कि हाफ अ लाइफ का सीक्वल था। शॉर्ट स्टोरीज की बात करता हूँ दोस्तों। शॉर्ट स्टोरीज में मेगल स्ट्रीट 1959 का वर्क है, जो कि 17 इंटरलिंक्ड एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड में एक कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। फिर अ फ्लैग ऑन द आइलैंड 1967 का वर्क है, ये भी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। 1971 का इंपॉर्टेंट वर्क इन अ फ्री स्टेट, जिसको उस साल का बुकर प्राइज मिला था दोस्तों। नॉन फिक्शंस की बात करें तो द मिडल पैसेज, द कैरेबियन रिविजिटेड, एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 का वर्क था। द लॉस ऑफ एल डोराडो 1969 का वर्क था। दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्टोरिकल नैरेटिव है जो दो थीम्स को आपस में लिंक करता है। इसके बाद एंड में इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन 1977 का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। ये इन्होंने तब लिखा था जब ये इंडिया आए थे 1975 में, सेकंड विजिट की थी इंडिया में। कुछ चीज़ें और नोट कर लो दोस्तों, जैसे नोबेल प्राइज़ इनको 2001 में मिला था। मैन ब्रोकर प्राइज़ इंटरनेशनल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे 2009 में, और KBE इनको मिला था 1989 में। WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड इनको मिला था 1968 में, और सॉमरसेट मॉम अवार्ड मिला था मिगल स्ट्रीट के लिए 1961 में। तो ये सारे अवार्ड्स थे इनके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको VS नायपॉल की लाइफ समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।